एंगेजमेंट और फिर एक दूसरा होता है अदर देन एश्योरेंस एंगेजमेंट। एश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब अपनी अगर प्रैक्टिकल भाषा में आपको बात करूं तो यूडिन जहां पे आप इशू करते हो, मतलब जिस जगह पे हमारी साइन और वो यूडिन नंबर मैटर करता है, वहां पे मैंने गारंटी जैसे ली ना, गारंटी मतलब समझते ना, मैंने अश्योर्ड किया आपको कि भरोसा रखो ये कंपनी सही है, भरोसा रखो इतना स्टॉक है, भरोसा रखो इतना इनका नेटवर्थ है, भरोसा रखो इसके शेयर की इतनी वैल्यू है। तो जो भी हमने यूडिन इशू किया, जहां पे भी हमने डॉक्यूमेंट साइन करके दिए, उसको एश्योरेंस एंगेजमेंट बोलते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम बनाते हैं तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में गारंटी देने की जरूरत है क्या कि इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऐसे ही एक्चुअली प्रोजेक्ट ऐसे ही चलेगा? नहीं, वो अदर देन एश्योरेंस एंगेजमेंट है, उसको सर्विस एंगेजमेंट भी बोलते हैं। क्लियर है? तो मैं आपको थोड़ा जब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के डिटेल बताऊंगा तो आपको बताऊंगा कि सब तो रिस्की काम कौन सा, एश्योरेंस का काम रिस्की की अदर देन एश्योरेंस का रिस्की? एश्योरेंस का रिस्की, क्योंकि वहां पे हमने यूडिन इशू किया है। कल अगर कुछ होता है तो मे भी रिस्पॉन्सिबल है। मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दिया जिसके ऊपर मैंने साइन नहीं किया, खाली प्रिपेयर्ड बाय राम पाटिल ऐसे या प्रिपेयर्ड बाय हमारी सीए फर्म का या एलिट गुरुकुल का नाम लिखा है। नोबडी एक्सपेक्ट मी टू बी यू नो कि अश्योर्ड किया था आपने, अश्योर्ड नहीं किया था, प्रिपेयर किया था खाली। ऑडिट रिपोर्ट में मैं अश्योरेंस देता है, सर्टिफिकेशन में मैं अश्योरेंस देता है कि मैंने चेक किया और मुझे सब कुछ सही मिला करके ये है। क्लियर है? तो वो एश्योरेंस एंगेजमेंट होता है। अब इन्होंने बोला एश्योरेंस एंगेजमेंट में यूजुअली या ऑडिट में 3 लोग होते हैं, इन्वॉल्विंग प्रैक्टिशनर मतलब सीए, रिस्पॉन्सिबल पार्टी मतलब जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं मतलब कंपनी, एंड इंटेंडेड यूजर मतलब जिसको ये रिपोर्ट जाएगा। तो ये ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होता है। ठीक है सर, आपके पास और ये सब करने के टाइम पे आपके पास क्या होना चाहिए? आप किसी को भी एश्योर करने के पहले आपके पास क्या होना चाहिए? एविडेंस होनी चाहिए। तो इसलिए आपको पता है ना, हम कभी भी आप मुझसे क्या बोलते हो, ITR सर सर्टिफाई करके चाहिए। हाँ, ITR सर्टिफाई करके चाहिए। तो सामने वाला बोलता है कोई तो कि 500 रुपये लो ना सर, मार्केट का रेट 500 रुपये चालू है। हम क्या बोलते हैं? नहीं सर 3000 लगेंगे। क्यों? क्योंकि जब मैं सर्टिफाई करने वाला हूँ तो मुझको क्या करना पड़ेगा, जो मैं सर्टिफाई करने वाला हूँ उसके क्या चाहिए, मुझे एविडेंस चाहिए। तो आपने इतना सेल्स दिखाया किस बेसिस पे, आपने इतना परचेज दिखाया किस बेसिस पे, आपने इतनी सैलरी दिखाई, क्या रिकॉर्ड है आपके पास? आपके बैलेंस शीट में असेट है, उसका क्या रिकॉर्ड है? आपके बैलेंस शीट में लोन लाइबिलिटी है, उसका क्या रिकॉर्ड है? आपने बैंक अकाउंट इतने दिखाए, उसकी किस स्टेटमेंट है? तो हमें मेहनत लगेगी कि नहीं? सर्टिफिकेशन मतलब ये नहीं कि स्टैंप मार के साइन करके दे दो, उसको नहीं बोलते। उन्होंने बोला जब भी आप अश्योर्ड करते हो, साइन मार दिया, स्टैंप मार दिया, यूडिन इशू किया, क्या कर दिया आपने? एश्योरेंस। आपके पास उसकी क्या होनी चाहिए? एविडेंस होनी चाहिए। ये समझ में आ रहा है? ओके, इसलिए पैसा ज्यादा मांगते हैं हम। क्लियर है? एविडेंस कैसे होनी चाहिए? सही होनी चाहिए ना, ये एविडेंस सही होनी चाहिए ना। ये दिख रहा है वर्ड सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस, ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंट का मतलब क्या बताया था? क्वांटिटी, और अप्रोप्रिएट का मतलब क्या बताया था? क्वालिटी। एक 2 करोड़ का सेल है और हमने 4 बिल रखे हैं बस, 2 करोड़ का सेल हमने सर्टिफाई किया और कितने बिल रखे हमारे एविडेंस में? 4 बिल रखे, चलेगा क्या? नहीं, इट्स नॉट अप्रोप्रिएट। क्वांटिटी भी कम है, इनसफिशिएंट है, और क्वालिटी भी कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। टोटल सेल्स लेजर लेना चाहिए था, पार्टी कंफर्मेशन, मतलब जितना डीप में जाओ उतना अच्छा है। बैंक स्टेटमेंट के साथ क्रॉस वेरीफाई हो रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, पता चलता, आपको पता चलता है फेक एंटिटी क्या है, और उतना नॉलेज आ गया अभी आप लोगों को, ठीक है ना, फेक क्या है, रियल क्या, आप समझ सकते हो। तो वो उसके हिसाब से आपको सर्टिफिकेट इशू करना है। 1000 रुपये 2000 कमाने के लिए पीछे मत जाओ, इट्स अ वेरी बिग थिंग। और 8 से 10 साल के लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल है, आज के लिए नहीं। और जो भी आपका रिपोर्ट होगा वो रिटर्न होना चाहिए। एक होता है ऑडिट और एक होता है रिव्यू, दोनों में फर्क क्या है सर? ऑडिट जो होता है ना, उसका लैंग्वेज पॉजिटिव होता है। रिपोर्ट का लैंग्वेज क्या होता है? पॉजिटिव, कि as per my information to the best of my information and as per to best of my knowledge and as per information provided to me and as per the evidence gathered by me during the audit, the financial statement exhibits true and fair view.
मैंने बोला कि ये अच्छा है, बैलेंस शीट अच्छा है, ट्रू एंड फेयर है, दैट इज ऑडिट। क्वार्टरली जो होता है ना, क्वार्टरली स्टेटमेंट भी बनता है ना, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनता है, उसका हम पूरा ऑडिट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही पूरा नहीं होता, उसमें डेप्रिसिएशन के एंट्रीज नहीं पास हुए या प्रोविजंस के एंट्री प्रॉपरली पास नहीं हुए थे प्रॉपर। जैसे साल भर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, वो सारी एंट्रीज वहाँ पे नहीं होती, तो हम उसका रिव्यू करते हैं। क्या करते हैं? रिव्यू करते हैं, रिव्यू। तो रिव्यू तो ये ऑडिट है, तो रिव्यू यहाँ पे है, समझ में आ रहा है? रिस्क में ये तो पक्का करना है, ये भी पक्का ही करना है, लेकिन उसकी लैंग्वेज देखो कैसे होते हैं। टू द बेस्ट ऑफ माई knowledge and information gathered by me during the review engagement, nothing shows that the financial statement does not exhibit true and fair view. ऐसा नेगेटिव लिखा होता है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर क्वेश्चन रेज हो, मुझे कुछ गलत नहीं दिखा। इसका क्या मतलब है? सब सही होगा। लेकिन ऑडिट में हमने क्या बोला? सब सही है, सब सही है बोलना और मुझे कुछ गलत नहीं दिखा बोलना, इसमें ये समझ रहा है ना, ये यहाँ पे थोड़ा इसका थोड़ा लेवल कम है। मुझे सब सही लगा, लेवल ज़्यादा है, मुझे कुछ गलत नहीं दिखा, इसका एश्योरेंस लेवल कम है। समझ में आ रहा है? इसका एश्योरेंस लेवल कम है, मैं कम गारंटी दे रहा हूँ। रिव्यू में मतलब मैं कम रिस्पॉन्सिबल होता हूँ, ऑडिट में मैं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता हूँ। ये क्लियर है आपको? तो इसको और कुछ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हम पढ़ेंगे, कुछ रिव्यू स्टैंडर्ड्स भी पढ़ेंगे। देयर इज एसआरई आल्सो, रिव्यू स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, तो हम पढ़ेंगे उसको आगे जाके। तो ये देखते हैं, वी लर्न दैट ऑडिट इज अ रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट, इट प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस, हाउएवर रिव्यू इज अ लिमिटेड एश्योरेंस। यहाँ पे क्या देते हैं हम लोग? वहाँ पे रीजनेबल देते हैं, मतलब अच्छा है, हाँ सब कुछ ठीक है। रिव्यू में मुझे कुछ गलत नहीं दिखा, तो लिमिटेड एश्योरेंस देते हैं हम। इट प्रोवाइड लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस। एक होता है हायर, ऑडिट क्या होता है? हायर लेवल ऑफ एश्योरेंस, और रिव्यू क्या है? लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस। रिव्यू इन्वॉल्व्स फीवर प्रोसीजर एंड गैदर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस on the basis of limited conclusion that can be drawn up. However, both audit and review are related to the financial statement prepared on the basis of historical financial information. चलो ठीक है, वो तो ठीक है। हाँ, एंगेजमेंट है, रिजनेबल है, लिमिटेड, उन्होंने डिस्टिंग्विश करके दिया, आप देख लेना। एग्जाम्पल ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट उन्होंने बोला है। ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पे क्या देना पड़ता है हमें? रीजनेबल। ऑडिट करोगे तो रीजनेबल एश्योरेंस देना पड़ता है, मतलब रिस्क हमारे लिए ज़्यादा होती है, हम ज़्यादा गारंटी ले रहे हैं। रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिव्यू किया तो लिमिटेड एश्योरेंस देना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसको आप सर्टिफिकेशन बोल सकते हो, जो आप सर्टिफिकेशन करते हो ना, वो रिव्यू करते हो आप ऑडिट नहीं करते पूरा, आप क्या करते हो? रिव्यू करते हो। एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फ्यूचर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब वो प्रोजेक्शन रिपोर्ट वगैरह नहीं बनाते क्या, 5 साल का सीएमए डेटा वगैरह, उसका करना है। तो एश्योरेंस रिगार्डिंग द रीजनेबिलिटी ऑफ अजम्पशन, हम यहाँ पे अभी क्या बोल रहे हैं? हम नहीं बोल रहे कि ये होगा ही होगा सेल, लेकिन जो अजम्पशन उन्होंने रखे हैं वो थोड़े क्या है? रीजनेबल है, बहुत ही अनरीजनेबल नहीं है। मतलब आज कंपनी का 1 करोड़ सेल है, अगले साल 150 करोड़ का दिखा है, ये रीजनेबल नहीं है। और अगर 150 करोड़ का दिखा है तो उसके पेपर क्या है? दिखाने के लिए दिखा सकता है कंपनी, मैं नहीं बता रहा कि 1 करोड़ की कंपनी 150 करोड़ का सेल नहीं कर सकती, कर सकती है। पता चला वर्क ऑर्डर उनके पास उतना बड़ा है, उन्होंने बिजनेस प्लान चेंज किया है, अब वो स्केल अप करे, वो पायलट वर्जन था, अब ये रियल वर्जन उनका लॉन्च होने वाला है। तो आपको देखना पड़ेगा कि किस बेसिस पे वो बता रहे कि अगले साल मेरा सेल इतना होगा, तो वो बेसिस आपको अपने पास रखना पड़ता है जब आप सीएमए डेटा वगैरह बनाते हो तो, ठीक है। रिपोर्ट ऑन कंट्रोल ऑपरेटिंग एट अ ऑर्गेनाइजेशन, तो कंट्रोल ऑपरेटिंग मतलब इंटरनल कंट्रोल चेक करके आप बता रहे हो, इंटरनल ऑडिट कर रहे हो मतलब, ठीक है। प्रोवाइड एश्योरेंस रिगार्डिंग द डिजाइन एंड ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल, हम बताते हैं कि हाँ आपका सिस्टम ठीक है या सिस्टम ठीक नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट को ऑडिट बोलते हैं, लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट को रिव्यू बोलते हैं। और अदर देन फाइनेंशियल डेटा, अदर देन फाइनेंशियल डेटा मतलब मैंने बोला ना, अदर देन एश्योरेंस एंगेजमेंट अगर कुछ होंगे तो उनको हम क्या बोलते हैं? एग्जामिनेटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब फ्यूचर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे होगी। अश्योरेंस रिगार्डिंग टू ऑपरेशन एंड कंट्रोल, ये ऑडिट रिलेटेड नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड नहीं है, अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का काम है। उसके स्टैंडर्ड्स अलग अलग है, आगे जाके आपको पता चलेगा इसके स्टैंडर्ड अलग है, इसके स्टैंडर्ड अलग है और इसके स्टैंडर्ड अलग है, खाली वो आपको एक बैकग्राउंड बना के चल रहे हैं यहाँ पे। और क्या है, हाँ ये देखो यहाँ पे आ गए वो स्टैंडर्ड्स।
तो सीए इंस्टीट्यूट ने कौन से स्टैंडर्ड इशू किए हैं? तो सबसे मेन स्टैंडर्ड जो आपको पढ़ने उनका नाम होता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। जो मेन स्टैंडर्ड्स है जो आपको पढ़ने एज अ ऑडिटर, आपको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ना है। लेकिन फिर इन्होंने यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, बताया था ना अभी रिव्यू लोअर वाला, तो एसआरई करके भी कुछ है वो भी पढ़ना है, तो फाइनल लेवल पे जाके पढ़ना है। इंटरमीडिएट लेवल पे आपका फोकस ज़्यादा यहाँ पे होना चाहिए, ये फाइनल लेवल का फोकस है, ठीक है ना। जब फाइनल पे आओगे तो स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन ऐसे ही एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। वो बोला ना अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है तो उसको हम एसआरएस बोलते हैं, रिलेटेड सर्विसेज, जहाँ पे आप सीए में डेटा वगैरह बना के देते हो या इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट इशू करते हो तो वहाँ पे हम एसआरएस बोलते हैं, ओके। और एक एसक्यूसी भी होता है यहाँ पे, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के उन्होंने कुछ एग्जांपल दिए, वैसे तो आपको सारे ही याद करने हैं। 200 का मैंने आपको बताया था, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। इससे 230 होता है ऑडिट में क्या होनी चाहिए, हमेशा डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, ये लिखा है यहीं पे कहीं पे। ऐसे 315 बोलता है आइडेंटिफाई एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इसको ROMMS बोलते हैं हम लोग। ऑडिट में हमेशा आपको क्या चेक करते रहना होता है कि कहीं मिस स्टेटमेंट तो नहीं हो रहा है, कहीं मिस स्टेटमेंट तो नहीं हो रहा है, कहीं मिस स्टेटमेंट तो नहीं हो रहा है। शादी में लड़की देखने जाओगे तो क्या चेक करते रहोगे हमेशा, कहीं हमें चुना तो नहीं लगाने जा रहा है, कहीं हमें चुना आप क्रॉस चेक करते रहते हो ना, लड़का या लड़की जो भी हो, मतलब अरे आप अभी एंगेज होने वाले हो, शादी करने वाले, तो आप चेक ही तो करने गए हो, चाय नाश्ता करने थोड़ा क्या गए हो। ये मत देखो कि बिस्किट कितना अच्छा है, चाय कितना अच्छा है, वो देखो कि लोग कैसे, यहाँ पे हमें चुना तो नहीं। शादी और ऑडिट दोनों सेम ही चीज़ है और दोनों में झूठ बोला जाता है, गारंटीड है, पता है अपने को पहले से ही। लड़का अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा है, दारू पीता है, नहीं जी कहीं दारू हाथ नहीं लगाता था बॉटल को, हाँ नहीं। लड़का हीरा हीरा वो मासी का जो था वो, हाँ कभी कभी जुए में हार जाता है तो थोड़ा दारू पी लेता है, बाकी लड़का हीरा है हीरा, ठीक है ना, ऐसा कुछ तो वो डायलॉग है। तो वैसे ही है, सब जगह पे है, कोई सच नहीं बोलने वाला। आपको भी पता है, उनको भी पता है, दोनों पार्टी को पता है कि आज झूठ बोलने का दिन है, आज आपका टैलेंट शो है कि आप कितना झूठ कितने कॉन्फिडेंस से बोल सकते हो। आज जो उन्होंने घर में साफ सफाई की है, रोज वैसे नहीं होती। आप कभी रैंडम डे पे अगर घर पे चले जाओगे तो ऐसे लगेगा यहाँ पे अभी भूकंप आया था, ठीक है ना। लेकिन जब कोई देखने आ रहा है तो फटक से क्या हो जाता है, सब हाँ सब सिस्टमैटिक होता है, सब सामान कबड़ के अंदर होता है, सब कुछ अपनी जगह पे होता है। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट भी वैसे ही है। तो कंटिन्यूसली, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको चुना लगाया जा रहा है तो लगना भी जरूरी है। आपके पास भगवान ने बुद्धि दी है, आपको देखना है कि ऐसा क्या गड़बड़ हो सकता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा लाइफ में फ़र्क पड़ेगा। उनका घर खराब है या उन्होंने चादर यहाँ की वहाँ रखी, उससे मुझे आगे जाके फ्यूचर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन लड़की के हार्ट में होल है और उन्हें बताया नहीं, हाँ आप देख रहे हो कि लड़की की ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं है, तो ये आगे जाके बहुत मैटर करेगा। तो उसको मटेरियल बोलते हैं, मटेरियल इंफॉर्मेशन वो दे दो। तो वैसे कंपनी में बहुत बड़ा जो डेटर है उसकी डेथ हो चुकी है, ऑडिटर को कैसे पता चलेगा कि डेटर मर गया है? अंतर्यामी तो नहीं है ना। आपने जितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक किए, आपको पता है सारे डेटर जिंदा है अभी, 300 350 ऑडिट किए तुमने, तो हमें नहीं पता ना। प्रॉब्लम समझो आप क्या है यहाँ पे। तो बोलते हैं हमेशा चेक करते रहने का, ऑडिटर ने हमेशा चेक करते रहने का कि कहीं कोई झोल निकल तो नहीं जा रहा है मेरे नज़रों से। यह हमेशा कंटिन्यूसली और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बोल रहा है, मतलब लॉ बोल रहा है हमारा ऑडिट का, ये करना हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस, हर चीज़ का कुछ भी बोलोगे बिना एविडेंस के नहीं, गॉसिप नहीं है, ऑडिट इज नॉट अ गॉसिप। अगर आपको किसी के ऊपर हाथ उठाना है या बोलते ना मतलब क्वेश्चन रेज करना है किसी सिस्टम के ऊपर, तो आपके पास उसका क्या होना चाहिए, डू नॉट टॉक अनलेस एंड अनटिल यू हैव एविडेंस। मुझे लग रहा है कि चोरी हो रही है, नहीं तो जो लग रहा है उसको दबा दो, उसको कहीं लीक नहीं सकते। आई गेस का लैंग्वेज नहीं यूज कर सकते, आई अज्यूम का लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते, आई अश्योर का लैंग्वेज यूज करना पड़ता है। एंड आई अश्योर कैन नॉट गो विदाउट एविडेंसेस। और सर ये रिपोर्ट वगैरह करना होता है ना, मैंने बोला ना अल्टीमेटली क्या ऑडिट में क्या करना पड़ता है, रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग कहाँ पे लिखा गया है, ऐसे 700 में लिखा गया है।
इसमें अनमॉडिफाई रिपोर्ट जाता है, फिर मॉडिफाई होता है तो 705 706 यूज़ करना पड़ता है। वैसे SRE भी है, ऐसे 2400 SRE 2400 2401, लेकिन ये अभी आप मत देखो, आप उधर तक मत जाओ। आप लोग अभी कहाँ तक रहो, बस मैक्सिमम SA प्लस SQC, एक XQC और एक SA आपको पढ़ने, बस उससे ज़्यादा मत पढ़ो। उससे ज़्यादा पढ़ोगे तो मेरे को टेंशन आ जाएगा। ये सारे SRS वगैरह है, ये देखो XQC 1 पढ़ना है, ये स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है ना, SQC 1, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वालिटी नाम से ही पता चलता है ना, ये क्या लिखा है, पढ़ने का रहने तो उसका नाम तो समझो पहले, कि गवर्नमेंट ने CA इंस्टीट्यूट ने एक ऐसा स्टैंडर्ड लिखा है जिसमें गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अगर आप एक CA फर्म हो तो आपको साहब क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, और इसका चॉइस नहीं है आपके पास। डेटा बैकअप, डेटा सिक्योरिटी, फोल्डर क्रिएशन जो आप कर रहे हो ना, ये चॉइस नहीं है मेरे पास नहीं करने की। गवर्नमेंट ने लिख के दिया है मुझे कि करना ही है, एंड हायर क्वालिटी बेटर सर्विस। आप कम खर्चे में पैसा इतना ही दिया, काम इतना ही करूंगा, ऐसा एटीट्यूड आपका नहीं होना चाहिए। पैसे से आपकी क्वालिटी डिफाइन नहीं होती। आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, बीकॉम और आपके में दुनिया भर का फर्क है। अंतर इसी के वजह से क्योंकि आपने जो काम किया गया है उसको हम टॉप क्वालिटी का मान के चलती है गवर्नमेंट, पीपल, एवरीबडी हैव दैट अजम्पशन। CA ने काम किया है तो क्वालिटी का ही है, ये क्वालिटी एश्योर्ड है यहाँ पे। एंड देन आपको मैं इतना चिल्ला चिल्ला के क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों को, CA तो काम करता ही नहीं ना, काम तो आर्टिकल करते हैं, काम तो आप करते हो। अब आपको अगर नहीं बताऊंगा कि देखो दिस इज द एक्सपेक्टेशन, दिस इज द लैंग्वेज दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो एंड दिस इज द लैंग्वेज दैट यू आर फॉलोइंग, तो ये गैप है वो कम करने का ट्राई में कर रहा हूं, और कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे लेक्चर लेके, ठीक है। वाई स्टैंडर्ड्स आर नीडेड, ऑब्वियसली स्टैंडर्ड नहीं होंगे तो लोग फॉलो नहीं करेंगे। डन, फर्स्ट चैप्टर ओवर है। थोड़ा तो अंडरस्टैंडिंग आ गया ऑडिट का आपको, कि ऑडिट मतलब क्या, CA मतलब क्या, थोड़ा और आएगा। इधर किधर तो क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर करके चैप्टर गया क्या रे, नहीं है शायद, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत सारी क्वालिटीज एक्सपेक्ट करता है गवर्नमेंट मेरे से। हाँ, इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज आस्क। बाकी टाइम तो हो चुका है अपना। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आई कैन टेक द क्वेश्चन। सवाल होनी चाहिए आप लोगों के, और रिकॉर्डेड लाइन पे होनी चाहिए। वी आर ओके टू डिस्कस दैट क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। है कुछ क्वेश्चन आपके पास? सब समझता है आपको, शराफत आपको भी? हाँ, पेनाल्टी नहीं, पहली बात तो आपने प्रोफेशनल जो स्टैंडर्ड है उसको फॉलो नहीं किया, दैट मीन्स यू आर नॉट, मतलब नाम का CA है तो, बाकी तेरे व्यवहार से तो CA नहीं है। क्योंकि स्टैंडर्ड बनाई क्यों गई है मुझे बताओ। आपने अभी हमारे HR ने कंपनी की पॉलिसी बनाई और वो कोई फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये मुझे पूछ रहा है तो उसका क्या होगा? तो तुम नालायक हो। उसका एक ही मतलब है ना कि इंस्टीट्यूट ने, गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड्स बनाए और CA ने उसको फॉलो, तो CA कौन है? बोलो बोलो, नालायक है। लायक नहीं, नालायक किसको बोलते हैं? जो लायक CA बनने के लायक नहीं है उसको क्या बोलेंगे? नालायक। पास होने से कोई CA थोड़ी ना क्या बनता है। CA उसके व्यवहार से होता है, उसके बिहेवियर से होता है, उसके जिस तरीके से वो काम करता है उसके क्वालिटी से उसको CA बोला जाता है। क्वालिफिकेशन से कोई CA नहीं बनता। क्वालिफिकेशन तो एक एग्जाम है जिसको आपने पास किया है। बहुत सारे मार्केट में ऐसे कंसल्टेंट है, या हमारे यहाँ पे भी ऐसे लोग हैं जो CA नहीं है लेकिन उनके काम की क्वालिटी है। वो क्वालिटी होना इंपॉर्टेंट है, डिग्री होना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप CA नहीं हो, अभी मान लेता हूं मैं, नहीं हो, बनना भी नहीं चाहते, लेकिन क्वालिटी तो फिर भी फॉलो कर सकते हो ना। लॉ में लिखा है करके नहीं, इस इंडस्ट्री का वो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड। ऑडिट के, टैक्स के, अकाउंटिंग के, इंडस्ट्री का वो क्या है?
और आप समझो ना हमारा कितना नसीब खराब है कि इस मार्केट में किसी को भी स्टैंडर्ड नहीं आता। स्टैंडर्ड टीचर लोगों को स्टैंडर्ड नहीं पता, बच्चों को कहां से पढ़ाएंगे स्टैंडर्ड? अब बच्चे भी नालायक है, टीचर नहीं पढ़ा रहा है, बच्चे को तो अपने करियर से लेना होना चाहिए ना, बच्चे को तो सर्च करने आना चाहिए ना। बाकी तो सारी चीजें सर्च कर लेते हो, रशियन तक पहुंच जाते हो, तो इंडियन स्टैंडर्ड नहीं ढूंढ पा रहे हो आप लोग। आपने ढूंढना चालू किया तो साहब आपको मिलना चालू हो जाएगा। प्रॉब्लम टीचर्स का नहीं है खाली, प्रॉब्लम तो बच्चों का भी है। बच्चों को ये सिलेबस आता है तो उनके आटे पड़ते हैं। यहाँ पे पूछो अभी हमारे एमबीए को, असाइनमेंट लिख रहा था आईएफआरएस के ऊपर, क्या है आईएफआरएस नहीं पता, लिख रहा हूं बस। ये सैड रियलिटी है ना। मुझे बता रही थी सर हमारी टीचर ऐसी एमबीए की जो आती है और क्वेश्चन और आंसर रीड करती है, सॉल्व नहीं, रीड करती है। ऑब्वियसली आप लोगों का आवाज उठाना है, लेटर लिखना है, देखो बगावत कर लो, क्या बाप ने बाप का जाता है, आपका एमबीए नहीं कंप्लीट होगा और क्या होगा। डरते हो तो फिर पहले कंप्लीट कर लो सेमेस्टर, उसके बाद लेटर लिखो, कम से कम अगली जनरेशन का खराब नहीं होगा। लेकिन आप सीए क्यों? क्योंकि बाकी किसी की औकात नहीं है ये सब लिखने की, बोलने की, पढ़ने की, पढ़ाने की, इसलिए सीए, इसलिए सीए करो। धीरे धीरे क्यों ना हो, एक के 4 अटेम्प्ट में क्यों ना हो। मुझे समझता है आप लोग जिस बैकग्राउंड से आते हो वहां पे सीए मतलब आपके लिए इट्स लाइक अ माउंटेन, पहाड़ के जैसे। मेरे लिए भी था, यू नो माई स्टोरी, अलग से बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये सब नहीं शुरू किया होता, कभी तो मैंने भी शुरू किया होगा ना, कभी तो आप जैसे बेटे, मैं भी तो कभी तो बेटा रहूंगा, मुझे भी लगता होगा फैकल्टी पागल हो गया, कुछ भी बड़बड़ कर रहा है। लेकिन कोई तो था पीछे कंटिन्यूअसली जो बोलता था नई क्वालिटी, नई स्टैंडर्ड्स, नहीं ये रीड करो, वो रीड करो, करना ही पड़ेगा। मुझको समझ में नहीं आता था सारे शब्द का मतलब क्या है। वो अभी आता है क्योंकि वो था, वो है। तो एक गुरु लगता है जो आपको टच करता है और आपको ट्रांसफॉर्म करता है। तो मुझे मिल गया, राइट एज में मिल गया, राइट टाइम पे मिल गया, इसलिए आई गॉट ट्रांसफॉर्म। अब आप लोगों के पास भी वो सारी फैसिलिटी है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर आप अभी नहीं बदलते हो तो प्लीज डू नॉट ब्लेम अस। हम हमारी औकात के बाहर जाके सब कुछ करने का ट्राई कर रहे हैं आपके लिए। एंड इफ यू डोंट डू इट देन यू आर नॉट डूइंग इट। प्लीज, इतना करने के बाद भी आप नहीं करते हो तो फिर मुझे आके मेरे टेबल पे आके ये तो मत बोलो दिनचर्या फॉलो नहीं होती, सुबह उठने नहीं होता, ये नहीं होता। सब कुछ आपके लिए किया गया है, आपके बेटरमेंट के लिए किया गया है, और आपसे हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। हाँ, जब तक कंपनी में हो तब तक परफॉर्म करो, कंपनी छोड़ने के बाद तो यू नो कि मैं कैसे बिहेव करता। आई डोंट इवन कॉल। तो टिल द टाइम यू आर हियर, क्रिएट समथिंग ब्यूटीफुल। जो अब तक नहीं हुआ आप कब करके दिखाओ। एंड ये खाली मैं नहीं करना चाहिए, ऐसा सब करेंगे तो सबका इंटेंशन। मुझे ऑडिट थोड़ा बहुत जितना आता है उतना मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा सबने हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किया तो, सबने थोड़ा थोड़ा सीखा तो, और सबने अपने आजू बाजू वालों को सिखाना चालू किया तो कितना एक अच्छा नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म और एक एनर्जेटिक प्लेस, कॉन्सिक्रेटेड प्लेस हम क्रिएट कर सकते हैं कि यहां पे आने के बाद जिसको नहीं सीखना है वो भी सीख रहा है। That kind of environment we wanted to create in Gurukul, and that cannot happen without your involvements. खाली यहाँ पे बैठ के कुछ नहीं होता, यहाँ पे लिसन करना है, अप्लाई करना है, अडॉप्ट करना है, इग्नाइट होना है, अंदर से इच्छा आनी चाहिए कि कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लेना चाहिए। चलो सीए नहीं तो सीएमए, सीएमए नहीं तो सीए, सीएसबी नहीं तो चलो एमबीए, एमबीए नहीं तो एलएलबी। जितना किया है उतना अगर रुक जाओगे कि हाँ डन, अब कोई एक लड़का मिल जाए, अच्छी उसकी जायदाद हो, फिर वो मर जाए और उसकी प्रॉपर्टी मेरी हो, अगर ऐसा तुम्हारा शॉर्टकट तरीका है अमीर होने का, तो फिर ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चले, ओके, थैंक यू, नमस्कार।